अरे कविता, यह क्या? तुम रोज एक गलती किए जा रही हो। रीता ने अपनी ननंद कविता से कहा, जो अभी घर से निकल रही थी। कौन सी गलती भाभी? साफ साफ कहिए। यह गलती। लंच बॉक्स रीता ने कविता को थमाते हुए कहा। अरे भाभी, इसकी क्या ज़रूरत है, रहने दो। आज मैं ऑफिस की कैंटीन में खा लूँगी। नहीं, तुम लेकर जाओगी। रोज़ रोज़ बाहर का खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। गुस्सा दिखाती हुई रीता बोली। माँ को बताऊँ क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, लाओ। पर माँ को कुछ मत बताना, वरना उनका प्रवचन शुरू हो जाएगा। उसकी बात पर रीता मुस्कुरा पड़ी। कविता और रीता थी तो ननंद भाभी, लेकिन दोनों सखियाँ जैसी थी, जिन्हें हर बात बेझिझक बताई जा सकती है। प्लीज़ भाभी, माँ को मत बताना कि कभी कभार मैं कैंटीन से खा लेती हूँ, वरना वह गुस्सा करेंगी। कविता बोल ही रही थी कि अश्विन उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। रीता जानती थी वह कुछ ना कुछ बोलेगी ही अश्विन के बारे में, और फिर दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो जाएगी। और वही हुआ भी। कविता कहने लगी, अब मैं निकलती हूँ, वरना वह अश्विन गला फाड़ कर कविता कविता चिल्लाने लगेगा। अजीब इंसान है। कितनी बार कहा है नीचे से आवाज़ मत लगाया करो। सब सुनते हैं पर नहीं। अकल से दिवालिया जो ठहरा, समझता ही नहीं है। अच्छा, तो अकल से दिवालिया इंसान हूँ मैं, और तुम ज्ञान की देवी। ओहो! पीछे से अश्विन की आवाज़ सुनकर कविता ने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली कि यह क्या बोल गई वह। अब तो यह अश्विन का बच्चा छोड़ेगा नहीं उसे। बोलो, चुप क्यों हो गई? वैसे मुझे लगता है दिमागी इलाज की तुम्हें ज़रूरत है, क्योंकि आज ऑफिस बंद है। पता नहीं, शायद आज कुछ है। बोलकर अश्विन हंसा तो रीता को भी हंसी आ गई। दोनों को खुद पर हंसते देख कविता को पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर दांत निपोड़ती हुई बोली, हाँ भाई, पता है मुझे। वह तुम्हें तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। टेस्ट ले रही थी या अपने दिमाग का टेस्ट दे रही थी? जोर का ठहाका लगाते अश्विन बोला तो रीता भाभी हंसी रोक ना पाई। वैसे एक बात बताओ, क्या सच में तुम्हें पता नहीं था कि आज ऑफिस बंद है, या मुझसे मिलने की बिताबी थी? उसकी आंखों में झांकते हुए अश्विन बोला तो शर्मा कर कविता ने अपनी नज़रें नीची कर ली। सच बात तो यही है कि उसे सच में पता नहीं था कि आज ऑफिस की छुट्टी है। वह तो अश्विन से मिलने को इतना आतुर रहती है कि ऑफिस जाने के लिए रोज वक्त से पहले ही तैयार होकर उसकी राह देखने लगती है, और आज भी उसने वही किया। जरा भी भान नहीं रहा उसे कि आज ऑफिस की छुट्टी है। वह तैयार होकर अश्विन की राह देखने लगी। अश्विन के साथ बातें करना, उसके साथ वक्त गुजारना कविता को बहुत अच्छा लगता है। दरअसल मन ही मन वह उससे प्यार करने लगी है। और यह बात रीता भाभी भी जानती हैं कि कविता अश्विन को पसंद करती है, लेकिन घर में सबको यही लगता है कि दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। अश्विन और कविता एक ही ऑफिस में काम करते हैं और दोनों एक दूसरे को 2 सालों से जानते हैं। चूँकि दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, इसलिए कविता अश्विन के साथ उसकी ही गाड़ी में ऑफिस जाती है। दोनों बातें में लगे थे, तब तक रीता सबके लिए चाय बना लाई। वह अपनी चाय लेकर सोफे पर बैठ गई और उनकी बातों में शामिल हो गई। रीता के हाथों की बनी चाय पीकर अश्विन कहने से खुद को रोक नहीं पाया कि रीता के हाथों में तो जादू है। उसके हाथों की बनी चाय पीकर मूड फ्रेश हो जाता है। सच में रीता चाय बहुत अच्छा बनाती है, यह सब कहते हैं। और सिर्फ चाय ही नहीं, बल्कि उसका हर काम परफेक्ट होता है, और यही बात अश्विन को बहुत पसंद है। उसे गैर जिम्मेदार और कामों के प्रति लापरवाह इंसान जरा भी पसंद नहीं है। वह खुद भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। लड़का है तो क्या हुआ, अपने घर के सारे काम वह खुद करता है, और यह बात रीता को बहुत अच्छी लगती है। रीता की बड़ाई सुनकर मुंह बनाती हुई कविता कहने लगी कि चाय वह भी अच्छा बना लेती है। तो चुटकी लेते हुए अश्विन बोला, हाँ, पी है तुम्हारे हाथों की बनी चाय, बिल्कुल गटर के पानी जैसी। उसकी बात पर सब हंस पड़े और कविता मुंह बनाते हुए अश्विन पर मुक्का बरसाने लगी कि वह उसका मजाक क्यों बनाता है हमेशा। कुछ देर और बैठकर अश्विन वहाँ से जाने को उठा ही कि रीता ने उसे रोक लिया, यह बोलकर कि वह खाना खाकर ही जाए। रीता के इतने प्यार से आग्रह पर अश्विन मना नहीं कर पाया। वैसे अश्विन यहाँ यह बताने आया था कि आज बुक फेयर का अंतिम दिन है, इसलिए वहाँ चलना चाहिए। लेकिन कविता मूवी देखने के मूड में थी। मूवी?
नहीं नहीं, बेकार में 3 घंटे पकने से अच्छा है बुक फेयर में चलना चाहिए। कविता की बात को काटते हुए अश्विन बोला। कब से अश्विन बुक फेयर जाने की सोच रहा था, पर ऑफिस के कारण जा नहीं पा रहा था। आज छुट्टी है तो सोचा वहाँ चला जाए। कविता का तो बिल्कुल वहाँ जाने का मन नहीं था, पर रीता बुक फेयर का नाम सुनकर ही चहक उठी। उसे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कोई कहे कि पूरे दिन बैठकर किताबें पढ़ती रहो तो उकताएगी नहीं वह। इतना उसे किताब पढ़ना अच्छा लगता है, तभी तो वह जब भी मार्केट जाती है बुक स्टॉल से अपने लिए 2-4 अच्छी अच्छी किताबें खरीद लाती है। अक्सर औरतों को कपड़े गहनों का शौक़ होता है। अलमारी अटी पड़ी होती है कपड़ों से उनकी, लेकिन रीता की अलमारी किताबों से अटी पड़ी है। एक भूख है उसे पढ़ने की। एक दिन भी ना पढ़े तो खाली खाली सा लगता है उसे। और अश्विन के साथ भी ऐसा ही है। कितना भी बिजी क्यों ना हो अपनी लाइफ में, रोज़ थोड़ा बहुत पढ़ना नहीं भूलता वह। रहा ही नहीं जाता बिना पढ़े। लेकिन रीता दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए घर में बहुत काम है का बहाना कर जाने से मना कर दिया। लेकिन अश्विन तो जीत पर अड़ गया कि उसे भी उनके साथ बुक फेयर चलना ही पड़ेगा। हार कर रीता भाभी को उनके साथ जाना पड़ा। बुक फेयर में जहाँ रीता और अश्विन किताबें देखने में व्यस्त हैं, वहीं कविता बस आते जाते लोगों को निहारने और फ़ोन में व्यस्त दिख रही थी। उसके चेहरे से लग रहा था उसे यहाँ आकर जरा भी अच्छा नहीं लगा है। वह तो कहीं घूमने या मूवी देखने की सोच रही थी, मगर अश्विन उसे यहाँ खींच लाया। इशारों से कहा भी उसने कि चलो अब यहाँ से, बोर हो रही हूँ। तो अश्विन ने भी इशारों से कहा अभी रुकेगा वह यहाँ, चाहे तो वह जा सकती है घर। क्या करती वह, एक तरफ बैठ गई और अपना फ़ोन चलाने लगी। गुस्सा भी बहुत आ रहा था उसे कि यहाँ आई ही क्यों, घर में रहती इस सबसे अच्छा। भले ही कविता और अश्विन एक दूसरे को 2 सालों से जानते थे, पर उनकी एक भी आदत ऐसी नहीं थी जो आपस में मेल खाती हो। इसलिए अक्सर दोनों में अपने अपने मत को लेकर टकराव होता और फिर हारने को दोनों में से कोई तैयार नहीं होता। वहीं अश्विन को रीता का साथ इसलिए भी अच्छा लगता था क्योंकि दोनों की बहुत सी आदतें मिलती जुलती थी। बात विचारों में भी वह बहुत शालीन थी। उससे बातें कर अश्विन को मानसिक स्फूर्ति भी मिलती थी। जिस तरह से वह बोलती थी ना, लगता जैसे उसकी बातों से शहद टपक रहा हो। उसके रूप, रस और गंध में अश्विन ऐसे खो जाता कि उसे कुछ होश ही नहीं रहता था। जब कविता टोकती उसे तब होश आता कि कहाँ है वह और किस सोच में डूबा था। रीता को भी अश्विन से बातें करना अच्छा लगता था, पता नहीं क्यों, पर उसे देखते ही रीता के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती। उनकी दोस्ती तो किताबों से शुरू हुई थी। अक्सर दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी किताबें लेते देते रहते थे। पढ़ना दोनों को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वही कविता किताबों से कोसों दूर भागती। कहता जब अश्विन की किताबें पढ़कर देखो कभी, ज्ञान का खजाना छिपा है उसमें, तब मुंह बनाती कविता कहती कि नहीं, उसे इन किताबों उताबों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे तो बस अश्विन में दिलचस्पी है। और उसकी बात पर अश्विन मुस्कुरा पड़ता था। लेकिन अब एक और दोस्त मिल गई है उसे रीता के रूप में, बिल्कुल उसकी तरह ही सोच रखने वाली। जब भी दोनों बातें करने लगते, कविता तुनक कर वहाँ से उठकर चल देती और कहती कि उनकी बातों का मुद्दा सिर्फ किताबें और पढ़ाई ही क्यों होती है, कुछ कभी अच्छी बातें भी कर लिया करो। मैं तो स्कूल कॉलेज की ही किताबें पढ़ पढ़ कर इतनी उब चुकी थी कि सोचती कब पीछा छूटे इनसे और मैं चैन की सांस लूँ। हंसती हुई कविता बोली, कैसी बातें कहती हो तुम कविता, पढ़ना क्या सजा होता है? अरे किताबों में तो ज्ञान का भंडार छिपा है। अश्विन की बात पर रीता भाभी ने भी सहमति जताई और कहा कि उसे भी बिना पढ़े नींद नहीं आती। काम से फुर्सत मिलते ही वह किताब लेकर बैठ जाती है। मज़ा आता है उसे पढ़ने में। एक सुर में दोनों को बोलते देख कविता हंस पड़ी और एक लंबी सांस खींचते हुए बोली, मुझे लगता है तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी, क्योंकि एक जैसे हो तुम दोनों। उसकी बातों पर दोनों एक दूसरे को देखने लगे और आंखों ही आंखों में जो बातें हुई ये तो उन्हें ही पता था। कहते हैं आंखें दिल के झरोखे सी होती हैं। झरोखे बंद भी हो सकते हैं, पर होठों की कौर एक ऐसा सूचक है जो कभी चूकता नहीं। अश्विन और पलक अब भी रीता को वैसे ही निहार रहा था। कुछ क्षणों की वह तंद्रा रीता को मानो उस कमरे से दूर अलग कहीं ले गई थी, जहां होठों के कोरों का कसाव बिना तनिक कापे भी
जैसे अनजाने कुछ नरम पड़ गया था। ऐसा पहले कई बार हुआ, जब किताबें लेते लेते दोनों के हाथ आपस में स्पर्श कर जाता तो उनकी आंखें बातें करने लगती थीं। कविता ने उसे झकझोरा तो पाया कि वह कहीं खो गया था। नास्तिकों की भीड़ में जैसे कोई भक्त अनदेखे क्षण भर आंखें बंद कर अपने आराध्य का ध्यान कर लेता है, वैसे ही अश्विन कहीं पर भी हो या किसी के साथ हो, अपनी रीता को मन की आंखों से देख ही लेता था। लेकिन फिर भी रीता अश्विन को सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती थी। उसके दिल में कुछ भी नहीं था उसे लेकर। वह तो आज भी अपने दिल में मानव को बसाए हुए थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। 4 वर्षों पहले रीता और मानव विवाह के बंधन में बंधे थे। हंसते मुस्कुराते शादी के 2 साल कैसे गुजर गए उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन एक दिन मानव की मौत की खबर ने रीता को तोड़ कर रख दिया था। एक तसल्ली थी कि उसका मानव देश के लिए शहीद हुआ है। गर्व था उसे अपने पति पर। मानव फौज में था। अपनी बेटी को विधवा के रूप में देखकर रीता की माँ ने तो खटिया ही पकड़ लिया और उसके पापा गुमसुम से हो गए। लेकिन वे चाहते थे कि उनके जीते जी बेटी का घर फिर से बस जाए, क्योंकि जिंदगी इतनी छोटी भी नहीं होती कि बगैर किसी सहारे के जिया जा सके। और वे कब तक बेटी के साथ रह पाएंगे? आज न कल वे भी अपनी आंखें मूंद ही लेंगे। फिर क्या होगा रीता का? मानो कि माँ पापा भी बहू को बंधन में बांध कर नहीं रखना चाहते थे, और अब जब बेटा ही नहीं रहा उनका, फिर बहू को वे किस अधिकार से अपने पास रख सकते थे? लेकिन रीता दूसरे विवाह को हरगिज तैयार नहीं थी, क्योंकि मानो अब भी उसका प्यार था, उसका पति था। रीता वह स्थान किसी और को नहीं देना चाहती थी। उसके लिए तो अब यही घर उसका अपना घर था और मानव के माँ पापा उसकी जिम्मेदारी। याद है उसे, जब भी मानव का खत या फ़ोन आता, एक बात तो वह ज़रूर कहता था, रीता, मेरे माँ पापा अब तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, उनका ध्यान रखना। और रीता कहती, हाँ, वह इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएगी, चिंता ना करें। ऐसे में कैसे वह अपने वचन से पलट सकती थी? इसलिए उसने कभी भी फिर दूसरा विवाह ना करने का फैसला ले लिया। मानव के जाने के बाद वह बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन मानव की कमी उसे खलती रहती है। इसलिए तो उसने अपने आप को किताबों में झोंक दिया था। वैसे मानव के माँ पापा भी यही चाहते थे कि रीता दूसरा विवाह कर ले। अब कई बार कहा भी उन्होंने, कई रिश्ते भी आए, पर रीता का एक ही जवाब था कि वह दूसरा विवाह नहीं करेगी। उस दिन कविता को अच्छे से तैयार होते देख रीता कहने लगी, कब तक यूं ही सच सबर कर अश्विन को रिझाती रहोगी ननद रानी? क्यों नहीं कह देती उससे अपने मन की बात? एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे हो तुम दोनों, तो अब क्या सोच विचार करना। कहीं ऐसा ना हो माँ पापा तुम्हारी शादी कहीं और तय कर दे और फिर तुम भी कुछ ना कर पाओ। भाभी की बात कविता को भी सही लगी कि अगर अश्विन आगे नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं वही आगे बढ़कर अपने प्यार का इजहार कर देती है। लेकिन कैसे वह अपने प्यार का इजहार करे, समझ नहीं आ रहा था। अब इसमें सोचना समझना क्या है। देखो, अगले हफ्ते ही अश्विन का बर्थडे है और इससे अच्छा मौका और क्या होगा। रीता की यह बात कविता को जच गई और मन ही मन उसने इजहारी प्यार का फैसला कर लिया। सोच लिया उसने कि कैसे वह अश्विन के सामने अपने प्यार का इजहार करेगी। कविता ने तो पहली ही नज़र में अश्विन को अपना दिल दे दिया था, लेकिन अश्विन ने आज तक नहीं जताया उससे कि वह उससे प्यार करता है। लेकिन उसकी बातों, हाव भाव और कविता को लेकर उसकी बेचैनी को देख उसे यही लगता है कि वह भी उससे प्यार करता है। वैसे भी ज़रूरी तो नहीं कि हर बात कह कर ही जताई जाए। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि मुझसे मिले बिना वह एक दिन भी नहीं रह पाता है, तभी तो कोई ना कोई बहाना बनाकर सीधे मेरे घर आ पहुंचता है। अपने मन में यह सोच कविता मुस्कुरा पड़ी थी। कविता को यह नहीं पता कि अश्विन उससे नहीं बल्कि उसकी विधवा भाभी रीता से प्यार करता है और उसकी खातिर ही वह उसके घर बहाने बनाकर आता जाता रहता है। यह कब, कैसे और कहाँ हुआ नहीं पता उसे, लेकिन जैसे जैसे उसने रीता को जाना उसके प्रति वह आकर्षित होता चला गया। इसलिए कविता से मिलने के बहाने ही वह उसके घर चला आता था। भले ही वह कविता से बातें करता था, पर उसका दिल और दिमाग तो रीता के पास ही होता था। रीता को एक दिन भी ना देखना उसे बेचैन कर देता था। रात दिन बस उसी का चेहरा उसकी आंखों के सामने नाचता रहता।
जब वह अपनी आंखें बंद करता तब भी रीता दिखाई देती उसे, और जब आंखें खोलता तब भी उसका ही चेहरा नजर आता था उसे। लेकिन वह यह बात किसी से भी बता नहीं पा रहा था, अपने परिवार वालों से भी नहीं, क्योंकि जानता था एक विधवा से शादी समाज सहन नहीं कर पाएगा। इधर अश्विन ने संकल्प ले लिया कि वह रीता के चेहरे से उदासी का बादल हटाकर रहेगा, उसे अपना बनाकर रहेगा। आदमी की संकल्प शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। उस दिन अचानक अश्विन को अपने घर आए देखकर रीता भाभी चौंक पड़ी, क्योंकि कभी वह कविता के न होने पर नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह जानता था कविता अपने माँ पापा के साथ बीमार बुआ जी को देखने गई है। अश्विन जी, आप इस वक्त? कविता तो घर पर नहीं है, माँ पापा के साथ बुआ जी को देखने गई है। हाँ, पता है मुझे, बीच में ही अश्विन बोल पड़ा। वैसे मैं यहाँ कविता से नहीं बल्कि आपसे मिलने आया हूँ रीता जी। अश्विन बोलने में भले घबरा रहा था, मगर आज वह अपने दिल की बात रीता तक पहुँचा कर रहेगा सोच कर आया था। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, कहकर रीता मुड़ी ही थी कि अश्विन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अश्विन को इस रूप में देखकर वह चौंक उठी, क्योंकि उसकी आंखें आज कुछ और ही भाषा बोल रही थी, जो रीता को साफ साफ दिखाई दे रहा था। अश्विन जी, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। अपने हाथों को उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए रीता बोली, मैंने यह हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है रीता जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ आपसे। एक सांस में ही अश्विन ने अपना फैसला रीता को सुना दिया। पर आप तो कविता से? अचकचा कर रीता पूछ बैठी। नहीं, मैंने कभी भी कविता को उस नज़र से नहीं देखा है। मैं तो आपसे प्यार करता हूँ रीता जी, उसके करीब जाते हुए अश्विन बोला। लेकिन रीता उससे दूर छिटक गई। पागल हो गए हैं आप, ये कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? गुस्से से रीता की आंखें लाल हो गई। उसे तो यही लगता था कि अश्विन कविता से प्यार करता है, इसलिए वह बहाने बनाकर उससे मिलने को घर आ जाता है। लेकिन यह तो... प्लीज़, अपने दोनों हाथ जोड़कर रीता कहने लगी, ऐसी बातें मत कीजिए मुझसे, जाइए यहाँ से, वरना किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। जानते नहीं क्या आप, मैं एक विधवा हूँ। यह कहकर वह जाने लगी कि अश्विन ने उससे रोक लिया और उसके आसपास अपनी बलिष्ठ भुजाओं का घेरा बना लिया, जिससे वह निकल नहीं पाई। आज वह सोच कर आया था कि ज़रूरत पड़ी तो वह रीता के सास ससुर से भी बात कर लेगा, कहेगा कि वह रीता से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। नहीं मानता वह समाज के इन ढकोसलों को, लेकिन उसे नहीं पता था कि पीछे खड़ी कविता सब देख ही नहीं रही, बल्कि उसने सब सुन भी लिया है। अश्विन से वह कुछ पूछती, मगर वह वहाँ से बिना कुछ बोले ही निकल गया और रीता ने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा लगा लिया। कविता ने कई बार अश्विन को फ़ोन लगाया, पर उसने उसका फ़ोन नहीं उठाया और न रीता कुछ बता ही रही थी। 2 दिनों बाद अश्विन फिर आया, लेकिन रीता से मिलने नहीं, बल्कि उसके सास ससुर से उसका हाथ मांगने। अब अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें ही ना। बहू को बेटी बनाकर विदा करना सपना था उनका, लेकिन रीता ही दूसरा विवाह करने को तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन आज जब सामने से आकर अश्विन ने उसका हाथ मांगा तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। इस उम्र में अपने सास ससुर को और दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए रीता ने भी मौन सहमति दे दी। पर वह अश्विन से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जानती है अश्विन कविता का प्यार है। उधर रीता के माता पिता भी बेटी की गृहस्थी फिर से बसते देख खुशी से झूम उठे थे, मगर वहीं अश्विन के माता पिता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। वे एक विधवा को अपनी बहू नहीं स्वीकारना चाहते थे, लेकिन विश्वास था अश्विन को कि वे इस रिश्ते के लिए मानेंगे जरूर एक दिन, और ना भी माने तो उसका फैसला तो अटल है। मानो कि माँ पापा ने जब रीता और अश्विन की शादी की बात कविता को बताई और कहा कि अब वे चैन से मर सकते हैं, तो कविता अश्विन और रीता की शादी से खुश होने का दिखावा जरूर कर रही थी, मगर अंदर से वह आग की तरह धधक रही थी। अश्विन के मुंह से यह बात सुनकर ही वह रीता से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, कैसे उसका गुलाबी चेहरा झुलस कर राख हो गया था। सहन नहीं कर पा रही थी। अश्विन उसे ठुकरा कर उसकी भाभी का हो गया। अपने कमरे में जाकर तड़ातड़ अपने ही गालों पर थप्पड़ बरसाने लगी थी। उसे लग रहा था कि जिस भाभी को उसने अपना दोस्त माना,
उसने ही उसकी पीठ पर खंजर भोंक दिया। भले ही वह सबके सामने अखंड शांति का दिखावा कर रही थी, जता रही थी कि उनकी शादी से वह प्रसन्न है, पर अपने अभिमान पर हुए आघात से वह धू धू कर जल रही थी। एक बार तो उसके मन में आया था कि आत्महत्या कर ले। जिस अतुल रूप यौवन पर उसे बहुत गुमान था, उसे अपने हाथों से नोच डाले, टुकड़े टुकड़े कर तोड़ दे उसे। पर तभी ध्यान आया कि इससे क्या होगा, उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, बल्कि उनका रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए वह उन्हें सिखाएगी। उसके मन में रीता को लेकर बहुत गुस्सा भरा हुआ था, और जब तक उसे सबक नहीं सिखा देगी, बदला नहीं ले लेती उनसे, तब तक उसके मन को शांति नहीं मिलेगी। रीता कविता का दुख समझ रही थी, पर क्या करे वह भी। लेकिन एक रास्ता सूझा उसे, और उसने अश्विन से मिलने का मन बना लिया। फ़ोन पर रीता को अश्विन से बातें करते देख कविता का खून खौल उठा। मन तो किया उसके हाथ से फ़ोन छीनकर फेंक दे और कहे, लज्जा नहीं आई तुम्हें मेरे प्यार को छीनते हुए? अरे दोबारा विवाह ही करना था तो क्या लड़कों की कमी थी दुनिया में? मेरा प्यार क्यों छीन लिया तुमने? फिर मन हुआ टेबल पर रखी गर्म चाय उसके मुंह पर दे मारे, ताकि उसका यह सुंदर चेहरा बिगड़ जाए। आखिर इसके इसी सुंदर चेहरे पर अश्विन को प्यार हो गया है ना, और इसके इसी सुंदर चेहरे की वजह से ही अश्विन ने उसे ठुकरा दिया। लेकिन उसने अपने उबलते गुस्से को कंट्रोल कर लिया और उसकी बातें सुनने लगी। रीता अश्विन से पास के ही कॉफ़ी हाउस में मिलने की बात कह रही थी। रीता के जाने के कुछ देर बाद वह भी घर से निकल पड़ी। अपने चेहरे को दुपट्टे से आधा ढक लिया था ताकि कोई उसे पहचान ना पाए, और जाकर ठीक उनके पीछे वाली टेबल पर बैठ गई ताकि उनकी बातें ठीक तरह से सुन पाए। फिर वह सोचेगी कि उसे क्या करना है। पता नहीं वह क्या प्लान बनाकर आई थी दोनों को लेकर, यही तो वही जाने। अश्विन ने 2 कप कॉफ़ी ऑर्डर किया और गौर से रीता को देखने लगा, जो अब भी सिर झुकाए उसी तरह बैठी थी। कुछ परेशान लग रही हो? रीता के चेहरे को पढ़ते हुए अश्विन बोला। हाँ हूँ मैं परेशान, और इसकी वजह आप हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? माँ पापा के सामने मैं कुछ नहीं बोल पाए और ना ही फ़ोन पर आपको समझा सकती थी, लेकिन आज मैं आपको यहाँ यह समझाने आई हूँ कि जिद छोड़ दीजिए। आपका प्यार मैं नहीं बल्कि कविता है। अच्छा किया क्या आपने उसका दिल तोड़कर। नहीं चाहिए मुझे आपकी दया, आप खुद इस शादी से इनकार कर दीजिए प्लीज़। हाथ जोड़कर रीता कहने लगी। और अपना लीजिए मेरी कविता को, प्यार करती है वह आपसे बहुत। रीता की बातें सुनकर पहले तो कुछ देर अश्विन उसे देखता रहा, फिर बोला, एक बात बताओ, क्या कभी कहा तुमसे कविता ने कि मैंने उससे आई लव यू कहा? क्या एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती का मतलब प्यार हो जाता है? नहीं ना। फिर कैसे लगा तुम्हें या किसी को भी कि मैं उससे प्यार करता हूँ? मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक लड़की को चाहा है, और वह हो तुम रीता, तुम। और मैं तुम पर कोई दया नहीं कर रहा, बल्कि सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करता हूँ। उस बातों पर रीता का चेहरा झुक गया, लेकिन अश्विन की आंखों में उसके लिए प्यार साफ साफ दिखाई दे रहा था। और जब मैं उसे प्यार ही नहीं करता, फिर शादी का क्या मतलब? बेईमानी नहीं होगा यह हम दोनों के साथ? क्या खुश रह पाएंगे हम एक दूसरे के साथ? बोलो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ रीता, और तुम्हारे साथ ही खुश रह पाऊँगा। जानता हूँ कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, मेरे साथ भी तुम कितनी खुश रहती हो, देखा है मैंने। लेकिन तुम जकड़ी हुई हो समाज की सोच के साथ कि लोग क्या कहेंगे। एक विधवा का जो ठप्पा लगा है ना तुम पर, उससे तुम भी निकलना चाहती हो। बताओ ना, क्यों नहीं निकलना चाहती? तुमने ही एक रोज़ बताया था मुझे कि जब तुम्हारी चाची की मौत हुई थी, तब उनके मरने के कुछ महीने बाद ही तुम्हारी चाचा ने दूसरा विवाह कर लिया था। तो उन्हें समाज कुछ क्यों नहीं बोलता? सिर्फ औरतें ही क्यों समाज की बनाई चक्की में पीसती रहें? बोलो ना। वह सब मुझे नहीं पता, लेकिन यह जानती हूँ कि एक विधवा के लिए दूसरा विवाह करना पाप है। हो सके तो आप कविता से शादी कर लीजिए, वह आपसे बहुत प्यार करती है। कहकर नम आँखों से रीता वहाँ से उठकर चली गई, और अश्विन वहीं बैठा जाने क्या सोचने लगा। कुछ देर बाद वह भी वहाँ से चला गया। काफ़ी अपसेट लग रहा था वह। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अश्विन के जाने के बाद कविता भी वहाँ से निकल गई। आज रीता की बातें सुनकर उसका मन रो पड़ा। सोचने लगी, वह कितनी स्वार्थी हो गई है। जब उसके भाई मानव की मौत हुई थी,
तब रीता भाभी को देखकर उसका भी कलेजा फटा था। वह भी चाहती थी कि रीता की गृहस्थी फिर से बस जाए, कोई उसका हाथ थामकर फिर से उसकी ज़िंदगी में बाहर ले आए। लेकिन आज जब कोई उसे दिल से प्यार करने वाला मिला है, उससे शादी करना चाहता है, तो उसे बुरा लग रहा है। सही तो कहा अश्विन ने, कब उसने मुझसे प्यार का इजहार किया। बल्कि मुझे ही यह गलतफहमी हो गई थी कि वह मुझे चाहता है। मैं तो यह सोचकर वहाँ गई थी कि सबके सामने उन्हें जलील करूँगी, बताऊँगी लोगों को कि कैसे उसकी अपनी भाभी, जिसे वह अपना सब कुछ समझती थी, ने उसका प्यार छीन लिया। लेकिन वह तो यहाँ आकर स्तब्ध रह गई। उसकी भाभी तो आज वह अब भी पहले उसके बारे में ही सोचती है। चाहती है अश्विन उससे शादी करने से मना कर कविता को अपना ले। यह सब सोचते सोचते कविता घर पहुंच गई। आज उसके मन में अश्विन और रीता को लेकर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि वह खुश थी कि उसकी भाभी का दूसरा विवाह होने जा रहा है। वह अपने हाथों से उसे सजाएगी, उसे लाल जोड़ा पहनाएगी, खूब नाचेगी गाएगी, और वह गुनगुनाने लगी, मेरी प्यारी भाभी बनेगी दुल्हनिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली नई कहानी से।